दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइज पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में या फिर मेरा जो सीरीज अभी चल रहा है उससे मुख्य रूप से हम क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर देख रहे हैं। और करंट अफेयर किसके लिए देख रहे हैं, तो अभी देखेंगे कि जो हमारे सामने सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन है, तो मान के चलिए कि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन अभी हमारे सामने कौन है, तो दरोगा का है, यानी कि बिहार एसआई के लिए हम पढ़ा रहे हैं। बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर होगा। और आप एक बात जान जाइए कि बीपीएससी में जो बहुत सारा पोस्ट है, आप देखेंगे बीपीएससी सिविल सर्विस में बहुत सारा पोस्ट है, उससे भी जैसे 5-6 अगर पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो दरोगा उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर है और लोगों के बीच में आकर्षित भी करता है दरोगा को। देखेंगे कि एसआई जो है समाज में इसकी प्रतिष्ठा भी है, तो निश्चित तौर पे जिनका हाइट है, जो उस जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फिजिकल के लिए उसको पूरा करते हैं, तो निश्चित तौर पे इस परीक्षा को देना चाहिए और वो स्नातक पास हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर है हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि हमारा ये सीरीज चल रहा है, ये सीरीज निरंतर चलते रहेगा। मैंने क्या किया है कि बिहार में बहुत सारे बच्चे एसपीडी को पढ़ते हैं, तो एसपीडी का जो करंट अफेयर है मैं उसी को जो है ऑप्शनल जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बना करके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो ये निरंतर चलते रहेगा। आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आप पूर्व के वीडियो को देख करके, एक सीरीज़ का क्रम होगा, आप उसमें देख सकते हैं। कभी कभी मैं महीना भी देता हूँ ताकि आपको ये इंडिकेट मिलता रहे कि किस महीने का करंट अफेयर है। चूँकि देखें कि अभी जो 71वां बीपीएससी हुआ था तो 1.5 साल 2 साल पहले तक का करंट अफेयर पूछा गया था, इसलिए मैं दिसंबर 2024 से पढ़ाना शुरू किया हूँ और बाद में लगातार ये कंटिन्यू रहेगा। तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग जो है इसका अध्ययन करिए। चलिए देखते हैं। तो अभी जो 72वीं बीपीएससी का पेपर होना है, 72वीं बीपीएससी होना है, बिहार एसआई का होना है, आप देखेंगे कि एईडीओ का पेपर होना है, ये सभी के लिए जो है ये करंट अफेयर का एक सीरीज में चला है। और ये सब जो है आप देखेंगे कि एसपीडी से है। और बाद में हम क्या करेंगे कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका भी समरी हम प्रत्येक महीना का डाल देंगे बना के वीडियो अपने से, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी समरी बना करके आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको दो बात याद रखना है, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होता है दुनिया के स्तर पे, उसमें भारत में पहले स्थान पे कौन है, तो आईआईटी दिल्ली है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आईआईटी दिल्ली है, क्यूएस यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग जारी होता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होता है, उसमें भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली जो है पहले रैंक पे है, पहले रैंक पे है। आप देखें कि दुनिया में पहले रैंक पे कौन है, ये सवाल आ सकता है। एक तो भारत में पहले रैंक पे कौन है ये आ सकता है, दूसरा आ सकता है कि दुनिया में पहले रैंक पे कौन है। तो एक एमआईटी है, आप एमआईटी का नाम सुनते होंगे। एमआईटी पे ही भारत में आईआईटी खोला गया था, उसी जो अवधारणा पे। तो देखें कि एमआईटी है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह अमेरिका के अंदर है और इसे पहला स्थान प्राप्त होता है। आप इसको भी याद रखेंगे। अब बराबर आप सुनते हैं, अगर आप थोड़ा भी डीपली अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है दरोगा का क्वेश्चन, लेकिन जो पहली बार दरोगा हुआ था इधर हाल फिलहाल में 2014 में 14 या 16 के अंदर पहली बार पेपर हुआ था एसआई का, तो काफ़ी टफ पेपर पूछा गया था, थोड़ा डीप वाला। तो देखें कि जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होती है उसका आधार क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं क्या होता है, तो ज़्यादा लाभकारी होगा हम सभी के लिए। लेकिन कि इसका एक एकेडमिक रेपुटेशन देखा जाता है कि भाई एकेडमिक रेपुटेशन कितना है इंस्टीट्यूट का, पहला आप याद रखेंगे। दूसरा एम्प्लॉयर रेपुटेशन, कि नियोक्ता का क्या रेपुटेशन है, नियोक्ता जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उसके प्रति नियोक्ता का क्या रेपुटेशन है। साथ में सबसे जो मेजर चीज़ है वो सभी जगह देखा जाता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, तो इसको देखेंगे। आर&डी भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, आर&डी पर भी देखते हैं, तो ये याद रखेंगे, बेसिक बात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो आप देखेंगे कि डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, कहाँ की गई है, तो मालदीव। आप इसको याद रखेंगे, मालदीव से। डैम सेलफिश क्या है, मछली की एक प्रजाति है जो डीप समुद्र में पाई जाती है, गहरे समुद्र में पाई जाती है, डैम सेलफिश। और इसका नाम क्या रखा गया है, आप तो याद रखेंगे। बेसिक प्रश्न क्या आएगा कि हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति खोज की, कहाँ खोज की, तो मालदीव। आप इसको याद रखेंगे, मालदीव मलेशिया नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, ताइवान नहीं है, मालदीव्स में है, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि उसका नाम क्या रखते हैं, कि उसका नाम रखा गया है क्रोमिस, क्रोमिस ऑफ दा। तो इसको भी याद रखेंगे, क्रोमिस ऑफ दा नाम इसका रखा गया है, क्रोमिस ऑफ दा। और कहाँ मिला, मालदीव्स में थे, ये दोनों बात याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, और ये भारत से जुड़ा हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियंस कौन बने, तो डी गुकेश इनका नाम है, डी गुकेश इनका नाम है।
और ये सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं, शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं, विश्व चैंपियन शतरंज में बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? 18 साल में, और 18 साल में ये ऐसा करने वाले जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखें कि किनको पराजित किया है, तो डिंग लीरेन इनका नाम है, डिंग लीरेन नाम है, इसको इन्होंने हरा करके जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था। और डिंग लीरेन चीन का खिलाड़ी है, तो इसको भी याद रखें, ये चीन के खिलाड़ी हैं। तो सवाल कभी कभी क्या होता है कि सीधे आ जाता है कि डिंग लीरेन रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थे और वो किस देश के खिलाड़ी है, और फिर किस खेल से जुड़े हुए, तो याद रखेंगे जो डिंग लीरेन है ये चेस चैंपियन है, और साथ में ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। और एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ बच जाता है कि जब वो 18 साल में चैंपियन बने तो किसी न किसी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, तो उन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? गैरी कस्पारोव। देखेंगे तो आप इसका नाम याद रखेंगे, गैरी कस्पारोव नाम है इनका, और ये 22 साल में वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियन बने थे। तो जो डी गुकेश हैं कितने साल में बन गए? 18 साल में, तो इसको याद रखें। और ये डी गुकेश कहाँ के हैं? तो ये भारतीय हैं, भारत में चेन्नई से हैं, साउथ इंडियन है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना जी। आप जानते हैं कि भारत के जो है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, महिला वीमेन क्रिकेटर हैं, और ओपनर क्रिकेटर भी है, इनको वीरेंद्र सहवाग बोला जाता है, महिला टीम का वीरेंद्र सहवाग बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाए, और ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में अभी भी देखेंगे कि आज ही क्या हुआ कि इन्होंने, स्मृति मंधाना ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। स्मृति मंधाना भारत के प्लेयर है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, एक अन्य जो करंट अफेयर है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आप देखेंगे कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप जी को चुना है, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो इसको भी याद रखें क्योंकि ये सवाल आ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए देखते हैं, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो देखेंगे इसका जो है लद्दाख करेगा, ये ऑप्शन में लद्दाख लिखा हुआ है, तो इसका मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख द्वारा किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मेजबानी लद्दाख द्वारा किया जाएगा। इसमें एक सवाल और भी है कि लद्दाख के साथ साथ देखेंगे कि जो है इसमें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी कुछ खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब इसका जो आयोजन होता है प्रति वर्ष होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसका आयोजन क्या होता है? प्रत्येक साल होता है, इसको भी याद रखेंगे, प्रत्येक साल होता है, ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल पे होता है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसका आयोजन प्रत्येक साल किया जाता है। साथ में इसे आयोजनकर्ता कौन है? तो देखेंगे कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, आप इसको भी याद रखेंगे, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, तो खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले में खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इस बार जो आयोजन हुआ 2025 में, चूँकि 25 लास्ट पर है, तो देखेंगे 2025 में जो आयोजन हुआ तो ओवरऑल विजेता कौन रहा? तो भारतीय सेना के द्वारा, यानी इंडियन आर्मी जो है ओवरऑल विजेता रहा था। आप इसको भी याद रखेंगे, भी करंट पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना में जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल। आप देखें नेपाल, यहाँ भूटान है, ये सब नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो आप नेपाल, इसको याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 का पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब, इसको याद रखेंगे। अभी हाल ही में 2024 में इसका आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई किसको? सऊदी अरब को। तो याद रखेंगे 34 में होने वाला है, सऊदी अरब में होगा। तो पहले हम फीफा विश्व कप के बारे में जानते हैं। फीफा विश्व कप का जो आयोजन है कितने साल पे होता है, आप लोग बताइए। तो आप देखेंगे आयोजन इसका 4 साल पे, प्रत्येक 4 साल पे फीफा विश्व कप का आयोजन होता है। और फीफा विश्व कप किससे जुड़ा? तो देखेंगे ये फुटबॉल खेल से जुड़ा है। आप क्या देखेंगे कि फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ, इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी सीधे प्रश्न आ जाता है एसएससी में, या फिर ऐसा में भी आ सकता है। दूसरा देखेंगे कि जो इसका आयोजन जो है कौन करता है? तो देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। और इसी महासंघ को क्या बोलते हैं? फीफा बोलते हैं। इसी महासंघ को क्या बोलते हैं? फीफा बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। और पहली बार इस खेल का आयोजन कब किया गया था? तो 1930 के अंदर किया गया था। इसको याद रखेंगे, ये भी सवाल आ जाता है। और कहाँ है? उरुग्वे में किया गया था। पहली बार 1930 में उरुग्वे में किया गया था। पहली बार 1930 में उरुग्वे में किया गया था। साथ में अब एक चीज़ याद रखेंगे कि 2026 का होने वाला है, वो कब कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अब देखेंगे उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है उसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है और मैक्सिको भी है।
तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब एक आ जाता है बीच का गैप हो जाता है, 30 का कहाँ हो जाएगा, 2030 का देखेंगे कि 2030 का आयोजन कहाँ होगा। तो पहला स्पेन होगा, पुर्तगाल है, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। अब देखेंगे कि मोरक्को अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन स्पेस से अब मोरक्को देखेंगे कि कहाँ है, अफ्रीका में। आप देखिए कि यहाँ देखेंगे कि यूरोप का कंट्री है, मोरक्को अफ्रीका में है, अफ्रीका का सबसे ऊपरी देश है, लेकिन स्पेन से इसका बॉर्डर जुड़ता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये समुद्र से स्पेन से कनेक्ट होता है, तो मोरक्को अफ्रीका में है, जबकि दो जो यहाँ है और यूरोपियन कंट्री है, तो स्पेन और पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री है, साथ में मोरक्को, ये 3 देश के अंदर जो है एक साथ 2 कॉन्टिनेंट में जो है इसका मेजबानी किया जाएगा 2030 वाला का। 2034 का मेजबानी कौन करेगा, सऊदी अरब, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे, किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किया। तो देखें कि क्वांटम जो चिप बिलो है उसका अनावरण कौन किया, तो गूगल द्वारा किया गया, गूगल द्वारा किया गया। तो बिलो का तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बिलो क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में था बिलो, तो आप बताएंगे कि बिलो क्या है, कि एक क्वांटम चिप है। अब क्वांटम चिप सबका इस्तेमाल हुआ, देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग सबके इस्तेमाल होता है। यूपीएससी में जो आईएएस का, दो यूपीएससी देखेंगे, यूपीएससी 2021 और 22 में क्वांटम कंप्यूटर पर सवाल आया था। एक बहुत सिंपल सवाल आया था कि जिस तरीक़ा से सामान्य कंप्यूटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। तो इसके जो सबसे छोटा क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्यूबिट। आप इसको याद रखेंगे, क्यूबिट बोला जाता है। ये सवाल सीधा पूछा गया था आईएएस के पेपर में, तो ये बताया गया था कि उसके जो सबसे छोटे यूनिट होता है उसको क्यूबिट बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। आप देखना है यहाँ कि बिलो जो है क्या है, क्वांटम चिप है, जिसको कौन जारी किया है, तो गूगल द्वारा जो है इसको अनावरण किया गया है। अब एक सवाल आता है कि क्वांटम चिप क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांत पे काम करती है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांत पे काम जो करती है उसी को क्वांटम चिप बोला जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्वांटम चिप क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। आप देखेंगे कि एक सवाल आपके समक्ष है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। तो देखेंगे कि जो सामान्य कंप्यूटर होता है उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो 0 या 1 बीट में लिखा जाता है, जबकि क्यूबिट क्या होता है कि 0 और 1 दोनों में लिखा जाता है। तो एक साथ देखें कि उसका संख्या जो होता है सामान्य कंप्यूटर में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, लेकिन जो क्यूबिट जो है यूनिट्स है उसमें हम 0 और 1 ये दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, साथ में उसकी जो है काफ़ी क्षमता ज़्यादा तेज होता है। तो आप इसको याद रखेंगे चिप्स के बारे में। चलिए देखते हैं आगे, भारत ने किस वर्ष अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो देखें कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है। तो आप पहले तो तिथि याद रखेंगे, 2035 तक भारत जो है, भारत मतलब इसरो चाहती है कि उसका एक अंतरिक्ष स्टेशन हो जहाँ भारतीय वैज्ञानिक जाके वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकें, हम अंतरिक्ष रिसर्च कर सकें। ठीक, एक सवाल, अब जो भी दुनिया की महाशक्ति है उसके पास अपना अंतरिक्ष जो है स्टेशन है जहाँ जाकर उनके वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। अभी देखेंगे कि बहुत सारे चर्चाएं में रहता है, अभी भी गए थे शुक्ला जो भारत से हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि दुनिया में जो भी देश महाशक्ति है उसके पास अभी वर्तमान में भी स्पेस सेंटर है, और भारत भी महाशक्ति बनना चाहता है, तो निश्चित तौर पे भारत को भी स्पेस सेंटर बनाना होगा। तो अब एक सवाल आता है कि अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। तो एक कृत्रिम उपग्रह होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि उपग्रह जो भेजा जाता है, तो कृत्रिम एक उपग्रह, मान लेते ये पृथ्वी है, तो एक उपग्रह होता है कृत्रिम जो पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। तो ये जो है पृथ्वी की कक्षा में ही घूमता है, यानी कि यहाँ एक उपग्रह स्थापित हो गया मान लेते हैं, और वहाँ वैज्ञानिक रहकर क्या करते हैं कि जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रयोग है, रिसर्च अनुसंधान करते हैं, तो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ध्यान देखें कि यहाँ क्या होता है कि एक उपग्रह होता है और यहाँ 6 से 7 लोगों की बैठने की जगह होती है जहाँ वह रह के अपना अंतरिक्ष अनुसंधान करते हैं, और ये पृथ्वी के कक्षा में ही घूमते रहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। अब सवाल आता है कि अभी वर्तमान में कोई जो स्पेस स्टेशन है कि नहीं। तो देखें कि एक स्पेस स्टेशन जो है उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ये किसी एक देश का नहीं है, इसमें अमेरिका है, रूस है, यूरोप है, जापान है और कनाडा है। तो अमेरिका अकेला नहीं है, अमेरिका का नासा है, साथ में देखें कि रूस का रोसकोसमोस है, यूरोप का ईएसए है, जापान का जेक्सा है और कनाडा का सीएसए है। तो ये सारे स्पेस एजेंसी मिल के जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। सभी का क्या है कि संयुक्त रूप से योगदान है। तो एक तो ये है, साथ में आप देखेंगे कि तियानगोंग चीन का स्पेस सेंटर है, तो इसको भी याद रखेंगे। सीधा सवाल आ सकता है कि तियानगोंग, तो तियानगोंग चीन जो है, चीन के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। तियांगगोंग किसका अंतरिक्ष स्टेशन है, तो चीन का है। और चीन का एक चीज़ जानेंगे, चीन का जो अंतरिक्ष अनुसंधान
केंद्र है या अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी, उसका नाम क्या है? तो देखेंगे CNSA। तो जैसे जिस तरीक़ा से भारत का इसरो है, उसी प्रकार से चीन का क्या है? CNSA। इसको याद रखेंगे, CNSA किसका है? चाइना का है। भारत का इसरो है। और उसी प्रकार से अमेरिका का क्या है? नासा क्या है? नासा है। तो इसको भी याद रखेंगे, अमेरिका का नासा है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि चीन का जिस तरीक़ा से CNSA है, चीन का क्या है? CNSA है अंतरिक्ष स्टेशन का नाम। उसी प्रकार से CNES किसका है? फ्रांस का है। तो इसको याद रखेंगे, फ्रांस का है। इस तरीके का सवाल आता है आपका, ये सब बेसिक है, मैं बेसिक कराते चलूँगा ताकि आप लोग का प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर हो सके करंट अफेयर के साथ साथ। उसी प्रकार से रॉसकॉस्मोस किसका है? तो रूस का, इसको भी याद रखेंगे। जैक्सा जापान का है। उसी प्रकार से अभी क्या हुआ कि मैंने बताया कि तियानगोंग जो है चीन का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। उसी प्रकार से मीर मीर किसका है? रूस अपना अलग से बना रहा है मीर, या फिर बनाया है। इसके बाद स्काई लैब है, एक स्काई लैब करके है, किसका है? अमेरिका का, अमेरिका का स्काई लैब है। तब इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं इधर कि जो भारत जो अंतरिक्ष स्टेशन बनना चाहता है मुख्य रूप से किस एक्सपीरियंस पर होगा? तो उसी के लिए भी क्या है कि गगनयान मिशन भारत में संचालित हो रहा है। गगनयान मिशन भारत में क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है। और इससे जो हम एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे उसी के आधार पर भारत जो है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा 2035 तक, ये लक्ष्य है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर है कि दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के अंदर किया गया, दिल्ली के अंदर किया गया। इसको याद रखेंगे। ये क्या हुआ था? 10वां था, और 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला करंट अफेयर है कि 14 अगस्त 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप देखेंगे कि नाडियाड, गुजरात के अंदर। तो नाडियाड एक जगह है, नाडियाड वो गुजरात में है, वहीं इसका आयोजन किया गया था। किसका? तो एक बार और पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 याद रखेंगे, गुजरात में किया गया था इसका आयोजन नाडियाड में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड मेला क्या है? तो देखेंगे सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी चर्चित मेला है भारत के अंदर, फरीदाबाद में। तो काफ़ी चर्चित मेला है और आप इसको निश्चित तौर पर याद रखेंगे। तो ये फरीदाबाद में इसका जो है प्रत्येक साल जो है आयोजन किया जाता है। और फरीदाबाद में फरवरी माह में, आप इसको भी याद रखेंगे कि यह जो फरवरी माह में आयोजन किया जाता है। और ये क्या है? हस्तशिल्प मेला है और सांस्कृतिक मेला है। तो ये हस्तशिल्प सांस्कृतिक मेला है जो हमारे देश के अंदर जो भी जो हस्तशिल्प है, जो लोकल हस्तशिल्प है, उसका प्रदर्शन किया जाता है और उसको वहाँ उसका आयोजन किया जाता है, उसको बेचा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। फरीदाबाद कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। तो इसको याद रखेंगे, हरियाणा के अंदर है फरीदाबाद, पंजाब के अंदर नहीं है। इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? तो आप देखेंगे स्विट्जरलैंड द्वारा भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN, इसको MFN बहुत न्यूज में रहता है, आप देखे होंगे। तो दर्जा खत्म किया, तो पहले तो आप याद रखेंगे कि किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया? तो स्विट्जरलैंड। चलिए हो गया। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि MFN क्या है? MFN क्या है? तो आप देखेंगे कि किस संस्था से जुड़ा। कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, सीधे पूछ दिया कि GI टैग जो है किस संस्था से जुड़ा हुआ है, लिख दिया कि UNO, WTO, यूनेस्को, इस तरीके से सवाल बना देता है। तो उसी प्रकार से आपसे आ सकता है ये सवाल कि मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN किस संस्था जुड़ा हुआ है? तो ये WTO, आप इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आप MFN के थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, कभी कभी पीटी में आ जाएगा। तो MFN जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन यहाँ तो दिया गया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का हम दर्जा दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको कुछ विशेष देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिस देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिए उसको कोई विशेष छूट दे दिए व्यापार करने में, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल यही मतलब है कि जिस देश को हम FMN का दर्जा देते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं, उस देश के साथ हम वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अन्य देशों के साथ करते हैं। बेसिकली समझिए कि ये भारत है, आप देखें कि ये भारत है और यहाँ चीन है, यहाँ मालदीव है, यहाँ ताइवान है, यहाँ इंडोनेशिया है। ठीक। अब हमारा इस देश के जो भी वस्तुएं यहाँ आ रही है हमारे देश के अंदर, हम उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, मतलब 10% इम्पोर्ट ड्यूटी हम उस पर लेते हैं। अब होता क्या है कि भारत उस पर आयात कर लगा रहा है कि भाई हमारे कंट्री में तुम आ रहे हो तो तुमको हम टैरिफ लगा रहे हैं 3%। ठीक। अब यहाँ चीन है, अब चीन से हमारी नहीं बनती है, तो अगर हम चीन को MFN देते हैं तो चीन के भी वस्तु के साथ हम वही व्यवहार करेंगे जो हम यहाँ मालदीव, ताइवान
और इंडोनेशिया के आने वाले वस्तु के साथ व्यवहार किए थे। मान लें इंडोनेशिया के भारत जो है इंडोनेशिया से जो कपड़ा का आयात होता है उस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो उसी प्रकार से भारत अगर एमएफएम का दर्जा चीन को देता है तो चीन को भी क्या करना, चीन की जो वस्तु भारत में आएगी कपड़ा, भारत भी उस पर 10% ही लगाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। ठीक, यही एमएफएम है। तो हुआ क्या था कि अभी आप देखें कि बहुत चर्चा में इसलिए भी था क्योंकि भारत ने हाल में किसको एमएफएम का दर्जा छीन लिया था, तो देखेंगे कि भारत पाकिस्तान से ये दर्जा ले लिया है। तो ये आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड जो है अभी भारत का जो एमएफएम का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और किससे जुड़ा हुआ है ये, डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे, जनवरी 1995 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य में 21वीं जो है पशु जनगणना प्रारंभ की है, तो हरियाणा में पशु जनगणना प्रारंभ की गई। अब पशु जनगणना कब किया जाता है भारत में, ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल, आप लोग बताइए। ये पशु जनगणना 5 वर्ष पे किया जाता है, प्रत्येक 5 साल पे इसका आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 5 साल याद रखेंगे। जबकि जो सामान्य जनगणना होती है जिसमें हम लोगों की जनगणना करते हैं, साथ में उनसे जो है आर्थिक सामाजिक आंकड़ों का लेते हैं, तो वो कितने साल पे होती है, 10 साल पे सामान्यता होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो पशु जनगणना अब ये प्रत्येक 5 साल पे होती है। कौन करता है, तो अपने इंडिया के अंदर इसको कौन सा है, केंद्रीय पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय पशुपालन विभाग इंडिया के अंदर, तो उसी के द्वारा किया जाता है और राज्यों से सहयोग किया जाता है। राज्य का जो पशुपालन डिपार्टमेंट होता है वो इसको क्या करती है, सहयोग करती है। साथ में जो डेयरी बोर्ड है इंडिया का, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा भी इसका सहयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत की गई कहाँ से, हरियाणा से। और 21वीं पशु जनगणना थी, इसको भी याद रखेंगे। ये भी सवाल आ सकता है कि अभी हाल में पशु जनगणना जो शुरुआत की गई है उसमें एक कैवी थी, तो 21वीं थी, आप इसको याद रखेंगे। अब हमारे समक्ष जो सवाल है अगला सवाल देखेंगे आप हमारे समक्ष क्या है। अगला सवाल है कि 2024 में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, तो भारत की 3 महिलाएं इसमें शामिल है। फोर्ब्स द्वारा 2024 का एक सूची जारी किया गया जिसमें बताया गया कि सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन है, मतलब उसका काम के आधार पे, बोल्डनेस के आधार पे, पैसा के आधार पे, प्रभावशीलता के आधार पे सभी से ताकतवर महिलाओं की सूची का प्रकाशन किया जाता है। तो देखिए भारत से 3 है, तीनों का नाम आपको याद रखना चाहिए। निर्मला सीतारामन जी है, निर्मला सीतारामन जी है, तो आपको याद ही होगा हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारामन। तो इनको रखा गया 28वें स्थान पर, संयुक्त रूप से 28वें स्थान पर, देखिए याद रखेंगे। तो पहले भारत में निर्मला सीतारामन है, दूसरा किस नाम क्या है, रोशनी नादर इनका नाम है, तो रोशनी नादर नाम है। तीसरा नाम है किरण मजूमदार शाह, तो आप इसको याद रखेंगे। 3 महिलाएं थी, आपको मैंने बता दिया, निर्मला सीतारामन, रोशनी नादर और किरण मजूमदार शाह। तो प्रथम स्थान कौन है, तो एक सवाल आएगा आपके अंतर्मन में। तो देखें कि ये प्रथम स्थान जो आया है उर्सला, आप देखेंगे याद रखेंगे, उर्सला वोन डेर लियोन। तो उर्सला वोन डेर लियोन, आप इसको याद रखेंगे, ये पहले स्थान पे ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो करंट अफेयर है कि 2024 में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन सी इस पे है, तो वाल्टन, इसको याद रखेंगे। तो ब्लूमबर्ग क्या कि एक रिपोर्ट जारी किया, दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों का लिस्ट जारी किया, जिससे बताया कि वाल्टन जो है पहले स्थान पे है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया, तो आप देखें कि 2 लाख रुपये किया है आरबीआई ने। अब एक सवाल है कि आरबीआई क्या है, तो आप देखें कि भारत का सेंट्रल बैंक है, सभी देशों का एक सेंट्रल बैंक होता है जो क्या करता है कि पूरे देश के अंदर मौद्रिक विनियमन करता है, मुद्राओं का विनियमन करता है, साथ में मुद्राएं जारी करता है, उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक में किसी का खाता नहीं होता है, मतलब आम जनता का खाता नहीं होता है, सरकार का अकाउंट होता है, राज्य सरकार का अकाउंट होता है, वो एक अलग बात है, और सारे बैंकों का अकाउंट वहाँ होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ हम अकाउंट नहीं खोल सकते आरबीआई के अंदर, तब इसको याद रखेंगे। ये सेंट्रल बैंक होता है, भारत में मुद्रा जारी करता है, साथ में मनी को रेगुलेट करता है, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सभी का रेगुलेशन इसी के पास होता है, बैंकिंग को भी रेगुलेट करता है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, ये सवाल आता है, बराबर आता है एग्जाम में। देखें कि 1 अप्रैल, आप याद रखेंगे। ये तिथि भी पूछता है कि ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और अगर थोड़ा बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बीपीएससी या फिर दरोगा दे रहे हैं, तो आप उसको पूछा सकते हैं किस एक्ट से, तो एक आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, उसी के तहत इसकी स्थापना की जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो मतलब गवर्नर कौन है, तो देखेंगे कि इनका नाम है शिवंती शुक्ला अभी है। तो ये भी पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर भी वर्तमान में कौन है, शिवंती शुक्ला इनका वर्तमान में गवर्नर है। चलिए इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और जमानत अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप समझिए कि जमानत का मतलब होता है कोलेट्रल। जमानत का क्या मतलब होता है, आप देखेंगे कि जमानत का मतलब होता है कोलेट्रल, तो आप इसको याद रखेंगे। जमानत का मतलब क्या है, कोलेट्रल एक शब्द का इस्तेमाल हुआ। आप देखेंगे कि जमानत होता है कि मान लेते हैं कि आप 2 लाख कर्ज लेते हैं, तो बैंक को कुछ तो सुरक्षा चाहिए ना। अगर मान लो बैंक ऐसे ही 2-2 लाख बांटना शुरू किया और सब लोग लेके दिवालिया हो गया, या फिर बैंक को सलाहने नहीं किया, तो दिक्कत में आ जाएगी बैंक।
इसलिए कहते हैं कि आप कुछ कोलेटरल दीजिए, कुछ जमानत दीजिए, जैसे ज़मीन का रसीद हो आप वो दे दीजिए, ठीक। या फिर आप जो गोदाम होता है जहाँ आपने कुछ अनाज जमा किया है तो वेयर हाउसिंग का जो है रिसिप्ट दे दीजिए, ठीक। तो इस आधार पे क्या करती है कि फिर वो ऋण देती है। तो 2 लाख तक इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 लाख रुपए का ऋण आप बिना जमानत के ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई विमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हॉल के साथ समझौता किया गया। तो सुखोई विमान के बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे सुखोई विमान क्या है। तो सुखोई विमान रूस द्वारा निर्मित है। तो रूस द्वारा, इसको पहले याद रखेंगे, सीधा पूछा जा सकता है कि सुखोई विमान को कौन बनाता है? तो रसिया बनाता है। और ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इसको भी याद रखेंगे। यानी कि ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको जो है अभी जो हॉल हमारे इंडिया के अंदर एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, से उसको बोला गया कि आप भाई सुखोई 12 को नया सुखोई बनाइए और सेना को समर्पित करिए। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न की मौसम पूर्वानुमान के लिए जीनकॉस्ट का अनावरण किसने किया है? तो देखें कि जीनकॉस्ट का अनावरण गूगल द्वारा किया गया है। गूगल जो है मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में भी काम करना चाहती है। गूगल द्वारा जेनकास्ट का जो है अनावरण किया गया, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं ISA जो है इंटरनेशनल जो है सोलर अलायंस जो है, इसमें 105वें सदस्य के रूप में कौन देश शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा शामिल हुआ है। तो इसको भी याद रखेंगे। मोल्डोवा जो है एक देश है और इसमें शामिल हुआ है इसके सदस्य के रूप में। एक सवाल आता है कि ISA की स्थापना कब हुई? तो देखें कि 2015 में हुई थी। इसको यह तिथि याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि इसका मुख्यालय एकमात्र संस्था है जो इतनी बड़ा संस्था है और भारत में इसका मुख्यालय है। तो 2015 में हुआ था और ये फ्रांस और भारत के सहयोग से स्थापित किया था। फ्रांस और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया था और इसका स्थापना पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे। स्थापना पेरिस फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? भारत के अंदर गुरुग्राम में है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, लेकिन स्थापना हुआ था पेरिस फ्रांस में। आप इसको याद रखेंगे। और इसका संस्थापक देश भारत और फ्रांस है, यानी कि भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसके मेंबर कौन बन सकते हैं? तो पहले क्या था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है उसी के बीच के कंट्री जो है इसके मेंबर बन सकते थे, लेकिन बाद में चल के इन सब सीमाओं को हटा दिया गया। कोई भी देश इसके मेंबर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो नोएडा में। एयर कार्गो हब, भारत का ये पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जा रहा है? नोएडा के अंदर बनाया जा रहा है। तब इसको याद रखेंगे, नोएडा में भारत का पहला कार्गो हब बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया? चेन्नई के अंदर मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई के अंदर मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया। आप देखें कि जो मधुमेह होता है उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं, काफ़ी जो है चर्चा में रहता है और ये बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है भारत के अंदर भी। तो उसकी बड़ा वजह क्या है कि हमारा जो दिनचर्या है उसमें चेंजिंग आया है। हमने आधुनिकता के साथ जो है मनुष्य की दिनचर्याओं पर भी प्रभाव पड़ा है। फ़ोन आ गया, टेलीविज़न आ गया, तो हमारे सामूहिकता भी कमी है। तो हम जो है हमारा जो वर्क एक्टिविटी था बॉडी का वो धीरे धीरे कम हुआ है और वो सब असंतुलित भी हो गया है। इसी वजह से मधुमेह जो है डायबिटीज़ एक भयावह बीमारी के रूप में भारत में भी पूरी दुनिया में उभर के आया है। तो अब देखें कि इसका जो मुख्य कारण है मधुमेह क्यों होता है कि बॉडी में जो है ब्लड शुगर का जो स्तर होता है, मतलब ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं कि ये ब्लड शुगर का लेवल है, लेकिन क्या होता है कि जब आपको मधुमेह होता है तो ये लेवल इसका इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो गया। अब इसका कारण क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है। मेन है कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी से ये होता है, या फिर वो प्रभावित नहीं कर पा रहा है। मान लेते हैं कि इंसुलिन जो होता है, अब देखें कि जो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये सीधे पीटी में आ सकता है कि इंसुलिन क्या, आप देखेंगे बीपीएससी में दरोगा में आ जाता है कि इंसुलिन क्या प्रोटीन है, हार्मोन है, विटामिन है, एक्स्ट्रा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या करता है कि जो खून है, ब्लड है, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको नियंत्रित करता है। तो अगर ये या तो काम नहीं करे या फिर इसका उत्सर्जन ही बॉडी से नहीं हो तो क्या होगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। अब एक सवाल है कि इंसुलिन का उत्सर्जन कहाँ था? तो एक पेनक्रियाज सुने होंगे आप, तो ये पेनक्रियाज में उत्पन्न होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। यानी कि कुछ लोग बोलता है कि डायबिटीज़ तब होता है जब पेनक्रियाज खराब हो जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब ये दीर्घकालिक है, आप देखेंगे कि ये दीर्घकालिक बीमारी है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार पहला मधुमेह बैंक कहाँ बना है? चेन्नई के अंदर, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था? देखिए संयुक्त अरब अमीरात UAE, भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट युद्ध का अभ्यास किया गया। आप याद रखेंगे डेजर्ट नाइट युद्ध का अभ्यास भारत, फ्रांस और UAE के बीच किया गया। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का करंट अफेयर सीरीज का। तो ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता 12वां सदस्य देश कौन बना है? देखें ब्रिटेन बना है इसका 12वां सदस्य देश। तो ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता क्या है? तो देखेंगे कि जो पैसिफिक क्षेत्र है, यानी कि जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, हिंदी में समझ लेंगे कि जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है
उसके आसपास के देशों के द्वारा एक जो समझौता किया गया है, और ये है कि व्यापार से, निवेश से और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब ये चर्चा में है, तो आप बेसिक जानिए कि इसको पूरी कंट्री का नाम तो नहीं पूछेगा, उसको पता है कि आपको पूरा कंट्री का नाम याद नहीं हो, तो कुछ न कुछ ट्रिक खेलेगा। अब पहले तो बेसिक याद रखिए कि जापान है इसका, कनाडा है इस कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और सिंगापुर है। सिंगापुर भी इसमें है शामिल, तो यूपीएससी तो पूछा है, इस पर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। मुख्य रूप से ये चर्चा में क्यों है, तो ब्रिटेन तो शामिल हुआ है, एक तो ये चर्चा, साथ में यूएसए जो है, अमेरिका जो है, इसकी सदस्यता त्यागी थी, इसको याद रखेंगे, और भारत इसका सदस्य नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। यही से सवाल आपका बन जाएगा कि इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है, साथ में देखेंगे कि यूएसए जो है इसकी सदस्यता को त्याग दिया है और ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता को ग्रहण किया है। इतने में सवाल आप बना लेंगे। तो ये हमारा वीडियो था, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। और मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप निश्चित तौर पे पास करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर का प्रिपरेशन करें, साथ में अध्ययन करें, प्रतिदिन 8 घंटा पढ़े भाई। बिना 8 घंटा पढ़े आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। मैं भी पास किया हूँ, मैं बिहार एसआई 3 बार पास किया हूँ, सीपीओ जो है 6 बार पास किया हूँ। तो मैंने प्रत्येक दिन 8 घंटा तो पढ़ा ही कम से कम। हाँ, कभी कभी तबीयत ख़राब हो तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब एक तो होना चाहिए कि हाँ मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, ना पढ़े तो सोए, अगर ना पढ़ रहे हैं तो सोए, घूमे नहीं। या यूँ कहें कि घूमना भी है तो आप इतनी एकाग्रता, मतलब इतना ध्यान रखिए कि आप एकाग्रता बना के रखेंगे, उसी के साथ घूमें जो आपके तरीक़ा के लोग, जो आपकी हिम्मत को बढ़ाएं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।